स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा में। दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटी में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और सभी अनुसूचियों को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और एक बार में ही सारी अनुसूचियों को याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए अंत तक बने रहना दोस्तों। अंत में एक टेस्ट को भी इसमें शामिल किया गया है जो इस टॉपिक से आने वाले सभी MCQs को वहाँ पर हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अब तक इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हमने संविधान के स्रोत, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, संविधान के भाग एवं प्रमुख अनुच्छेद, इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इन टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है। तो आइए आज का जो टॉपिक है हमारा संविधान की अनुसूचियां, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए भारतीय संविधान की अनुसूचियों में सबसे पहले समझते हैं दोस्तों मूल संविधान। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, फिर लागू किया गया था, उस समय पर हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थीं, जो बढ़कर आज वर्तमान संविधान में 395 से 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं एवं 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। देखिए अनुच्छेद और भाग को हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। तो 8 अनुसूचियों से बढ़कर जो संख्या 12 हुई है, जो 4 अनुसूचियों की बढ़ोतरी जो हुई है, वह कौन कौन सी अनुसूचियां हैं आइए देखते हैं। तो 4 नई अनुसूचियों में सबसे पहले 9वीं अनुसूची, जिसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ऐड किया गया था। फिर 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ऐड किया गया था। और 11वीं अनुसूची, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा ऐड किया गया। और 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा ऐड किया गया। आगे हम इन सभी अनुसूचियों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी अनुसूचियों को देखते हैं। सबसे पहले पहली अनुसूची। तो आइए पहली अनुसूची में देखते हैं कि पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। याद करने की अगर ट्रिक देखें तो देखिए पहली अनुसूची में सभी राज्यों के बारे में बताया गया, मतलब एक एक राज्य के बारे में बताया गया, सभी के बारे में लिखा गया है। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। चाहे पहला भाग हो या पहली अनुसूची हो या पहला अनुच्छेद हो, सभी में भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि एक एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलता है पहली अनुसूची में, ठीक है। और आज वर्तमान समय में बात करें कि हमारे भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए आगे चलते हैं और अब समझते हैं दूसरी अनुसूची। तो दोस्तों दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है। दूसरी अनुसूची में है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख। तो देखिए दूसरी अनुसूची को हम किस तरीके से याद करेंगे। देखिए दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए हम बात करें ये विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख जो मिलता है दूसरी अनुसूची में, तो पदाधिकारी एक जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, ये हमने संवैधानिक पदाधिकारी मान लिया। एक जो सरकारी नौकरी जो हम तैयारी कर रहे हैं वह एक अधिकारी, एक ये अधिकारी मान लिया दूसरा हमने, ठीक है। ये पहला अधिकारी जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो जो सामान्य जो कर्मचारी होता है, जो सामान्य अधिकारी होता है, इससे इसका जो संवैधानिक जो अधिकारी होता है, इसका वेतन भत्ता सब कुछ कैसा होता है, दोगुना होता है, सब कुछ दोगुना होता है। आप देखेंगे कि भारत का जैसे मुख्य न्यायाधीश हो या भारत का कोई और पद हो जो कि संवैधानिक पद है, तो उनके वेतन काफ़ी अधिक होते हैं। तो हम याद करने के लिए इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो हम नॉर्मल जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा जो पदाधिकारी हैं, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनका वेतन भत्ता जो है दोगुना होता है। तो दूसरी अनुसूची में है वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख, ठीक है। तो ये याद करने का एक जरिया है दोस्तों, बाकी तो कुछ नहीं। चलिए
मुझे आशा है आप याद रखेंगे इस तरीके से। तो आगे देखते हैं, तो कौन कौन से वो पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में मिलता है। तो आइए देखते हैं। इसमें जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, तो इन सभी के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख जो है दूसरी अनुसूची में देखा जाता है। तो यहाँ हम देखें दोस्तों, तो जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का वेतन काफ़ी अधिक होता है, राज्यपाल है राज्यपाल का वेतन काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। और इन सभी जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनका वेतन भी काफ़ी अधिक होता है। तो नॉर्मल जो नौकरियां होती हैं उनकी अपेक्षा इनका वेतन जो है दोगुना होता है। इस तरीके से आप याद रखना, दोगुना मतलब दूसरी अनुसूची। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। तो इसमें क्या है, शपथ। तीसरी अनुसूची को हमें याद करना है। तो देखिए दूसरी और तीसरी में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, बच्चे जो है शपथ और वेतन भत्ते पेंशन में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो शपथ के लिए याद रखना, शपथ में देखिए कितने अक्षर आ रहे हैं, स प थ, तो 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है। तो तीसरी अनुसूची ये काफ़ी आसान है याद करना, ठीक है। शपथ में कितने आ रहा है, 3, तो 3 से याद कर सकते हैं आप। चलिए आगे देखिए, तो कौन कौन से वो विभिन्न पदाधिकारी हैं, तो आइए देखते हैं जिनका शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। केंद्रीय मंत्री, जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं, कैबिनेट वाले और जितने भी हमारे मंत्रिमंडल में जितने मंत्री होते हैं सभी, ठीक है। संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, इन सभी का उल्लेख देखा जाता है, ठीक है। शपथ का उल्लेख किसमें है, तीसरी अनुसूची में। तो शपथ से याद रख सकते हैं आप। चलिए आगे समझते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण। तो राज्यसभा में जो विभिन्न राज्यों से सीटें जो आती हैं तो उसका निर्धारण मिलता है चौथी अनुसूची में। तो कितनी सीट कहाँ से होंगी राज्यसभा में, ठीक है। तो ये सब है चौथी अनुसूची में। याद कैसे रखेंगे, देखिए हमारे संविधान में हम बात करें संसद की, तो संसद में हमारे 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। वहीं हम राज्य के विधानमंडल की बात करें, राज्य के विधानमंडल की बात करें तो राज्य के विधानमंडल में भी हमारे 2 सदन हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में कितने सदन हैं, तो 2 तो संसद में केंद्र में और 2 राज्य में, तो टोटल कितने होते हैं, 4। टोटल कितने होते हैं, 4। इन्हीं सदनों में से एक सदन है राज्यसभा, जिसके सीटों का निर्धारण जो है किस अनुसूची में किया गया है, चौथी अनुसूची में। तो 4 से याद रखना, चौथी अनुसूची, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में तो आपको यही सब याद आएगा कि ठीक है राज्यसभा में सीटों का जो निर्धारण था वह कौन सी अनुसूची में था, 4, क्योंकि हमारे संविधान में कितने सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा और राज्यों में 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इन 4 के अलावा कोई सदन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो 4 सदनों में से ही राज्यसभा में जो विभिन्न सीटों का जो निर्धारण है राज्यों से वह दिया गया है, ठीक है। अब आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं, विभिन्न राज्यों से राज्यसभा सीटें। तो कुछ जो सबसे अधिक जो सीटें जहाँ से आती हैं उन राज्यों को देखते हैं हम, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले, उत्तर प्रदेश से 31 सीट है राज्यसभा में, महाराष्ट्र से 19 सीट, तमिलनाडु से 18 सीट, पश्चिम बंगाल से 16 सीट और बिहार से भी 16 सीट। तो ये टॉप के 5 जो स्टेट है जहाँ से जो है राज्यसभा में अधिक सीटें आती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख। देखिए पांचवी और छठवीं अनुसूची काफ़ी कंफ्यूज करती है। पांचवी को कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख दिया गया है। तो अनुसूचित से आप देखोगे
तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी कितने वर्ड आते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल होता है अगर इस तरीके से आप समझोगे। ठीक है, तो अनुसूचित में कितने आते हैं, 5। तो ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख। ठीक है, तो 5 तक जो है आपको आसानी से याद हो गई होंगी अनुसूचियां। अब आगे समझते हैं। देखिए, 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं 11वीं एवं 12वीं अनुसूचियों के लिए एक ट्रिक मैंने जो बनाई है उस तरीके से आप याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सी ट्रिक से इन अनुसूचियों को याद रखना है। तो चलिए देखिए, जनजाति क्षेत्रों ने शक्तियों का विभाजन भाषाओं के आधार पर करके अपनी संपत्ति को नगरों से बदल लिया और पंचायतों को नगर में लागू किया। देखिए, काफ़ी लेंदी देखकर आप जो है ये मत सोचना कि ये बेकार ट्रिक है, याद नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, अब 2 से 4 बार जो है इसे पढ़िए और अच्छे से समझिए। देखिए, जनजाति क्षेत्रों ने, जितने भी जनजातियां जहाँ पर रहती हैं, जनजाति क्षेत्रों ने शक्तियों का विभाजन, तो अपनी जो शक्ति हैं उनका विभाजन किया भाषाओं के आधार पर करके। भाषाओं के आधार पर उन्होंने शक्तियों का विभाजन कर दिया और अपनी संपत्ति को, जो संपत्ति थी जनजाति क्षेत्रों की, नगरों से बदल लिया। ठीक है, जनजाति क्षेत्र तो जंगलों में रहते हैं, उन्होंने जो है संपत्ति को नगरों से बदल लिया और फिर क्या किया, और पंचायतों को नगर में लागू किया। पंचायतों को नगर में लागू किया। काफी आसान है दोस्तों। इससे देखिए आपकी कितनी 7 अनुसूचियां जो है कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इस ट्रैक पर न जाकर 7 अनुसूचियों पर जाइए और सोचिए कि 7 अनुसूचियां इस 3 लाइन से याद होने वाली है। तो आइए देखिए, सबसे पहले है जनजाति क्षेत्रों ने, तो ये 6वीं अनुसूची में दिया गया है। जनजाति क्षेत्र हमारे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो जनजाति क्षेत्र है उनका प्रशासन एवं प्रबंधन, ये अभी आगे देखेंगे हम दोस्तों। शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची में है भाषाओं का उल्लेख। 9वीं अनुसूची में है राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाओं का उल्लेख। सभी को एक एक कर देखते हैं। तो आइए चलते हैं हम 6वीं अनुसूची पे। तो 6ठी अनुसूची देखिए, हमारी ट्रिक हमारी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जनजाति क्षेत्रों, तो इससे हमारी 6ठी अनुसूची में देखिए क्या ट्रिक बनती है। तो इसमें दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान। इससे पहले 5वीं अनुसूची जो थी वहां पर किसी राज्य विशेष को वहां पर सिलेक्ट नहीं किया गया था। वहां पर केवल अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख 5वीं अनुसूची में मिलता है। यहाँ पर केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों, यहाँ पर जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान मिलता है। वहाँ अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रबंधन और प्रशासन के बारे में उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। तो देखिए यहाँ पर अब सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है कि इसमें जो राज्य दिए गए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों को याद करना काफ़ी कठिन हो जाता है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि इसमें देखिए मेघालय, मिजोरम और ये दोनों आ रहा है लेकिन मणिपुर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन में मणिपुर दिया जाता है। तो इन चारों को आपको किस तरीके से याद रखना है, ये पूर्वोत्तर के हमारे 4 राज्य हैं। तो इन्हें याद करने की एक ट्रिक है कि असम की मेघा ने त्रिपुरा में रम्पी। ठीक है, असम की मेघा, मेघा एक लड़की का नाम होता है, असम की मेघा ने त्रिपुरा में रम्पी। तो देखिए इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं इन चारों राज्यों को जो 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। असम से हो गया असम, मेघा से हो गया मेघालय, त्रिपुरा से त्रिपुरा, रम से मिजोरम। ठीक है, मणिपुर इसमें शामिल नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं जिस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कैसे, मैप के थ्रू। देखिए इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ देखिए ये हमारा ग्रीन कलर में असम है, येलो कलर में मेघालय और ये बैंगनी कलर में ये त्रिपुरा और ये हमारा मिजोरम। इन चारों राज्यों की सीमा जो है वह बांग्लादेश से लगती है। यहाँ पर दिया गया है मणिपुर, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। इस तरीके से भी अगर मैप का आपको अच्छा ज्ञान है तो याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब 7वीं अनुसूची,
तो जनजातीय क्षेत्रों को हमने इस ट्रिक के माध्यम से देख लिया 6वीं अनुसूची में। अब है शक्तियों का विभाजन। तो देखिए 7वीं अनुसूचियों में क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन। तो देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, 3 सूचियां दी गई हैं 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी 3 सूचियां, इसमें पहली सूची है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। यानी संघ सूची जो है इस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार यानी संसद। और इसमें जो विषय हैं संघ सूची में, अब वर्तमान में है 100 विषय, मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, जिससे 3 विषय इसमें बढ़ चुके हैं। ठीक है, ये विषय भी आपको याद रखने हैं। और संघ सूची में इन 100 विषय से देखें तो कौन कौन से विषय आते हैं, तो मुख्यतः हम देखते हैं तो जैसे रेल, रक्षा, बैंकिंग, डाक, जो हमारे मतलब जो नेशनल जो कह सकते हैं हम जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो पूरे भारत के लिए जो सब्जेक्ट बड़े बड़े जो जितने भी हमारे विभाग हैं वह सब किस में आते हैं, संघ सूची में आते हैं। वहीं राज्य सूची की बात करें तो इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। और अभी वर्तमान में राज्य सूची में जो विषय हैं वह हैं 61, मूल संविधान में इसमें विषय थे 66। तो इसमें 5 संख्या जो है कम हो गई है विषयों की राज्य सूची में। और राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो मुख्यतः देखें तो जैसे पुलिस, हर राज्य की पुलिस होती है अपनी, जैसे यूपी की यूपी पुलिस, हरियाणा की हरियाणा पुलिस, ठीक है। कृषि, स्थानीय स्वशासन, ये सब किस में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो इस पर कानून केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों बनाती हैं। और इसमें जो वर्तमान में जो विषय हैं वह हैं 52 विषय, मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे, 5 विषयों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें विषय देखें जैसे विवाह, तलाक, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। तो इस तरीके से इन 3 सूचियों के द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे 8वीं अनुसूची। तो इस ट्रिक में देखिए दोस्तों, जनजातीय क्षेत्रों से हमने संबंधित देख लिया 6वीं अनुसूची, शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची देख ली है। अब देखेंगे भाषाओं के आधार पर, यानी भाषाओं का उल्लेख। 8वीं अनुसूची में क्या मिलता है, भाषाओं का उल्लेख। आइए इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहां पर 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जो वर्तमान में हमारी 22 हो चुकी हैं। लेकिन बात करें हमारे मूल संविधान में जो है दोस्तों 14 भाषाएं थी, आज वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो इसमें जो 8 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं वह कब कब जोड़ी गई हैं, तो आइए देखते हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सबसे पहले जो है इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो 14 के बाद 15 हमारी भाषा हो गई थी 1967 में। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें फिर से 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। तो इन 3 भाषाओं को जोड़ने के बाद में संख्या हो गई थी 18। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें 4 भाषाओं को ऐड किया गया, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो। ठीक है, तो इन 4 भाषाओं को इसमें जब शामिल किया गया तो संख्या हो गई थी 22। इन सभी भाषाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रिक के साथ समझाया है, तो प्लीज़ एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इंडियन पॉलिटी की जो है प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप देखना, सभी टॉपिक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल पर विजिट करना दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स जो है कराए गए हैं और सब्जेक्ट भी चल रही हैं काफ़ी, और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बस यही अनुरोध है आपसे। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पे प्रेस करना, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन, पिक्चर कंटेंट, सभी वीडियोज़ के जो है PDF फाइल वहाँ पर आपको फ्री में मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी वहाँ पर हम क्विज भी कराते हैं, तो वहाँ एक बार आप जुड़ेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची। तो अब तक हमने इस ट्रिक में जनजातीय क्षेत्रों वाला देख लिया, शक्तियों का विभाजन देख लिया, भाषाओं के आधार पर यानी भाषाओं का उल्लेख देख लिया। अब है यानी संपत्ति, रेड कलर वाले हैं, यही हमारी अनुसूचियां हैं दोस्तों। तो संपत्ति, तो यहाँ है 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख, राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख। तो इसको आपको याद रखना है 9वीं अनुसूची को। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है 9वीं, क्योंकि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी,
9वीं जोड़ी गई है बाद में, तो कब जोड़ी गई, या पहले ही संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। आइए आगे चलते हैं, 10वीं अनुसूची देखते हैं। तो देखिए संपत्ति वाला देख लिया, अब नगरों से बदल लिया, बदल से क्या आएगा, दल बदल। तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है। और इसे कब ऐड किया गया था, इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, इसको बाद में ऐड किया गया, ठीक है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा में अब तक बहुत बार पूछे गए हैं और आते ही रहते हैं। इन चारों से संबंधित तो अधिक पूछे जाते हैं क्योंकि इनको बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। 11वीं अनुसूची देखते हैं दोस्तों, तो बदल लिया, ये देख लिया। अब 11वीं अनुसूची यानी पंचायतों पे आ चुके हैं हम, ठीक है। तो इसमें है पंचायती राज का उल्लेख। पंचायती राज का उल्लेख है जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा जोड़ा गया था, और जब इसको जोड़ा गया तब इसमें 29 विषय को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय मिलते हैं, 29 विषय मिलते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है, देखिए 29 को कैसे याद रखना है, 2 और 9 कितने होते हैं, 11। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची भी आपको याद रखनी है, पंचायती राज का उल्लेख इसमें मिलता है। आगे 12वीं अनुसूची, यह अब कहाँ आ गए हम ट्रिक में देखना, पंचायतों के बाद नगर में लागू किया गया, तो नगर, तो इसमें है नगर पालिकाओं का उल्लेख। नगर पालिकाओं का उल्लेख मिलता है 12वीं अनुसूची में, और इसे जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा। और इसमें विषयों की संख्या कितनी है, तो इसमें है 18, ठीक है, 12 18, तो एक जैसा देखिए साउंड आ रहा है, 12 18, तो इस तरीके से याद रखना। चलिए, तो 12 अनुसूची हमने देख ली है। अब आइए देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं इस टॉपिक से। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो बताइए 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची है भाषाओं से। हमने जो ट्रिक देखी थी तो उसमें आप देख सकते हैं भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। आगे, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो बताइए 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में मिलता है, तो 8वीं अनुसूची में ही मिलता है 22 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। तीसरा प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है, तो ये मैंने बताया था राज्यसभा। राज्यसभा एक सदन है और टोटल सदन कितने हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग 4, तो चौथी अनुसूची में मिलता है, ठीक है, यह उल्लेख जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चलिए आगे समझते हैं, संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यह चौथी में है। पेंशन वेतन एवं भत्ते, तो मैंने बताया था पेंशन वेतन भत्ते कितना मिलता है, 2 गुना मिलता है, यानी जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको 2 गुना मिलता है, तो दूसरी अनुसूची में होंगे ये, तो ये भी नहीं है। शपथ, तीसरे के लिए मैंने बताया था शपथ, तो 3 आते हैं इसमें, देखिए कितने अक्षर आ रहे हैं, 3, शपथ, तो तीसरी अनुसूची है शपथ ग्रहण, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, तो देखिए राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख यानी एक एक राज्य के बारे में बताया गया, किसमें, पहली अनुसूची में, ठीक है। आगे, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, दूसरी मतलब वही दुगना, ये मैंने अभी बताया, दुगना, दुगना क्या मिलता है, पेंशन वेतन भत्ता, ठीक है। एक मिनट, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा गलती हो गई है, तो यहाँ इसको काट के हम कह सकते हैं कि पेंशन वेतन भत्ता, ठीक है, तो ये दूसरी अनुसूची में मिलता है, ठीक है। आगे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची, ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपने वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा है, समझा है, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर लेंगे, ठीक है। आगे देखें, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 73वें के द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं, और 74वें के द्वारा जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची, ठीक है दोस्तों। आगे, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी, तो देखिए 73 74 देख ली हमने, 11 12, तो 52वीं, तो इससे पहले वाली होगी
तो इसमें जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल के कानून का प्रावधान मिलता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? अब एक यही अनुसूची बची है हमारी, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वह पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। आगे देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, जो आज हो चुकी हैं वर्तमान में 12 अनुसूची। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। आगे चलिए, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 12 अनुसूची हो चुकी हैं। दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल से कह सकते हैं, देखिए 10वीं अनुसूची, दल बदल 10। तो इस तरीके से भी आप याद रख लीजिए, दल, जैसे दल बदल में आ रहा है पहले किससे स्टार्ट हो रहा है? 10 से, तो यह भी किससे होगा? 10। ठीक है, 10वीं अनुसूची। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो देखिए, 6वीं अनुसूची में जो 4 राज्य हैं उनमें से बताइए किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो असम में बिल्कुल होती है, क्योंकि असम की मेघा त्रिपुरा में रम पीती है। तो असम, देखिए त्रिपुरा में रम पीती है कि मेघा, ये भी है। मणिपुर इसमें नहीं होगा। तो यही मैंने आपको बताया था, यही प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, आगे संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेख है, तो बताइए 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज, नगर पालिका, भाषाओं का उल्लेख, केंद्र राज्य संबंधों का। तो पंचायती राज का उल्लेख मिलता है 11वीं अनुसूची में। तो बताना दोस्तों कमेंट करके वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट कर दीजिए करिए, जिससे कि हमें थोड़ा पता चले कि आपको कैसे लग रहा है हमारे वीडियो लेक्चर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप अवश्य जुड़ जाना, वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।